हेलो वीवर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से यदि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 90 to 95% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। सेकंड क्वेश्चन है अपना, डैश कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के स्रोत उपलब्ध कराता है। डैश कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के स्रोत उपलब्ध कराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए स्रोत उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कौन कार्य करता है? कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है? निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है? तो यूजर इंटरफेस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन और रिसोर्स एलोकेशन। तो यूजर इंटरफेस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन और रिसोर्स एलोकेशन, ये सभी जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डैश का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या जहां फास्ट रेस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता है। प्रेषित होने वाली फाइलें एक अवधि में एकत्रित की जाती हैं और फिर एक बैच के रूप में एक साथ भेजी जाती हैं। डैश का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या जहां फास्ट रेस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता है। प्रेषित होने वाली फाइलें एक अवधि में एकत्रित की जाती हैं और फिर एक बैच के रूप में एक साथ भेजी जाती हैं। तो बैच प्रोसेसिंग का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या जहां फास्ट रेस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता है। प्रेषित होने वाली फाइलें एक अवधि में एकत्रित की जाती हैं और फिर एक बैच के रूप में एक साथ भेज दी जाती हैं। तो ये बैच प्रोसेसिंग अपना आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा डेडिकेटेड पीसीएस का फंक्शन है? निम्न में से कौन सा डेडिकेटेड पीसीएस का फंक्शन है? तो यूजर सिंगल यूजर के लिए डेडिकेटेड, ध्यान रखिएगा कि सिंगल यूजर के लिए सिस्टम डेडिकेटेड पीसीएस का फंक्शन है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, सिंगल यूजर के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मल्टीपल प्रोसेसर्स द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्राम्स की लगातार प्रोसेसिंग डैश कहलाती है। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्राम्स की लगातार प्रोसेसिंग डैश कहलाती है। तो लगातार प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मल्टी प्रोसेसिंग। अगला आ जाइए, एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को डैश कहते हैं। एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को डैश कहते हैं। तो कंप्यूटर तकनीक को मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या कहेंगे? मल्टीटास्किंग। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है का अर्थ है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है, इसका अर्थ क्या है? तो पहला है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कई सीपीयूज के बीच विभाजित कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयूज के बीच विभाजित कर सकता है, बिल्कुल सही है। बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं, ये भी सही है। बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी ये सारे हमारे आंसर हो जाएंगे। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे टाइम शेयरिंग, क्या कहते हैं? उसे टाइम शेयरिंग के रूप में जाना जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों? टाइम शेयरिंग उसे कहेंगे। अगला है, टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है तो आसान व छोटे कार्यों के लिए, आसान व छोटे कार्यों के लिए टाइम शेयरिंग का सर्वाधिक उपयोग होता है। अगला है, टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है? टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है? तो आंसर हो जाएगा, प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है, ये बात सत्य है। प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है, ये बात हमारा सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टीटास्किंग ओएस सिस्टम में, मल्टीटास्किंग ओएस सिस्टम में। दोस्तों थोड़ा सा ब्लर है मेरी बात, उम्मीद है ध्यान से आप सुन रहे होंगे। अगला है, आइए अगला क्वेश्चन है कि उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जो है उपग्रहों के संचालन में किया जाता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखेंगे। अगला है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीकों को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीकों को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? तो यूजर इंटरफेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यूजर इंटरफेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगला है, निम्न में से किसको ऐसे साधन की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता को प्रभावित करता है? निम्न में से किसको ऐसे साधन की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता को प्रभावित करता है? तो आंसर हो जाएगा यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूजर इंटरफेस, ये हमारा आंसर होने वाला है। अगला है, GUI का पूर्ण रूप बताइए। तो GUI का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस
आंसर हो जाएगा GUI का पूर्ण रूप। अगला है, आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं, उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं, उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्र, जिन्हें आइकॉन कहा जाता है, और मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों, जिन्हें आइकॉन कहा जाता है, और मेन्यू का प्रयोग करता है, कहलाता है। क्या कहेंगे उनको? तो उनको ध्यान रखिएगा, सिस्टम यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिस्टम यूटिलिटी के नाम से, माफ़ कीजिएगा, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए यहाँ पे बोला गया है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मेन्यू का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, GUI का प्रयोग डैश के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। GUI का प्रयोग डैश के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा मानव और मशीन। GUI का प्रयोग मानव और मशीन के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड के रूप में स्वीकार करता है, कहलाता है। जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड के रूप में स्वीकार करता है, कहलाता है कमांड और लाइन इंटरफेस। क्या कहलाएगा? कमांड और लाइन इंटरफेस कहलाएगा। अगला है, कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित है? कहा गया कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित है? तो आंसर आपका हो जाएगा बूटिंग। क्या हो जाएगा? बूटिंग। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो बूटिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे? बूटिंग कहते हैं। अगला है अपना, अगला देखेंगे। अगला है, डैश तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। डैश तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। तो बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। फ्रेंड, यहाँ पे मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट न करना पड़े। ये जैसे ही मैं क्लास ओवर करूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए, है ना। तो यही जो है एक तरीका है कि बार बार किसी चीज़ को जब रिपीट करेंगे तो आपको के दिमाग में वो जल्दी बैठ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो जब हम कंप्यूटर को बंद करेंगे तो बूट रूटीन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रक्रिया। अगला है, जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूटअप करते हैं तो क्या होता है? जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूटअप करते हैं तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। अगला है कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेटिंग सिस्टम
कर रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट कर रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं? तो ये हो जाएगा बूटिंग प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? बूटिंग प्रक्रिया। जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तब वह कहलाता है, जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे? कोल्ड बूटिंग बोलेंगे। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? वार्म बूटिंग के नाम से जानेंगे। यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ है। कब हुआ है? 1969 में। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स किसने डेवलप किया? ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स की बात करें तो ये लिनस टॉरवाल्ड के द्वारा विकसित किया गया है। लिनस टॉरवाल्ड के द्वारा लाइनक्स विकसित किया गया है। अगला है यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल कौन सा है? यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल्स कर्नेल है। कौन सा है? कर्नेल है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश के लिए उपयुक्त है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश के लिए उपयुक्त है तो मल्टी यूजर के लिए ये उपयुक्त है। क्या हो जाएगा? मल्टी यूजर के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उपयुक्त है। अगला आ जाइए, यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? तो यूनिक्स का फुल फॉर्म होता है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। क्या हो जाएगा? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम यूनिक्स का पूरा नाम हो जाएगा। अगला है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है। क्या है? मैक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। डैश माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। डैश माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज एक्सपी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बीट वाला सिस्टम है? तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कितने बीट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ध्यान रखिएगा 32 बीट वाला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है? तो आंसर हो जाएगा लाइनक्स। अगला है रेदांत उबंटू क्रोमियम इत्यादि किसके उदाहरण हैं? रेदांत उबंटू और क्रोमियम किसके उदाहरण हैं? तो ध्यान रखिएगा ये लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के ये उदाहरण हैं। लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के ये उदाहरण हैं। अगला है निम्नलिखित में किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्क क्षमता होती है? निम्नलिखित में किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका लाइनक्स में। किस में? लाइनक्स में। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में योसोमाइट्स मार्विरिक्स माउंटेन लॉयन स्नो लेपर्ड टाइगर आदि क्या हैं? कंप्यूटर में योसोमाइट मार्वारिक्स माउंटेन लॉयन स्नो लेपर्ड टाइगर आदि क्या हैं? तो आंसर हो जाएगा एक आदि क्या हैं? तो मैक ओएस एक्स के वर्जन है। किसके वर्जन है? मैक, ध्यान रखिएगा ये मैक ओएस एक्स के वर्जन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं ऑपरेटिंग
सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है। तो आंसर हो जाएगा कर्नेल। क्या हो जाएगा? कर्नेल इसका आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए। अगला है कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा लाइनक्स। क्या हो जाएगा? लाइनक्स जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्जन नहीं होता। इसके अलावा ME 98, XP और 95 ये सारे होते हैं। अगला आइए DOS। DOS का पूरा नाम क्या है? DOS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगी? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का फुल फॉर्म होता है। MS DOS एक डैश सिस्टम है। MS DOS एक डैश सिस्टम है। तो MS DOS एक कैसा सिस्टम है दोस्तों? ये कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम है। अगला है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो DOS। क्या हो जाएगा? DOS इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो DOS जो है, DOS जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला आइए। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इंटेल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके अलावा MS DOS, लाइनक्स और विंडोज ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगला है कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। तो आंसर हो जाएगा बूट रिकॉर्ड। क्या हो जाएगा? बूट रिकॉर्ड। अगला आ जाइए। एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ है। एक डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ होता है तो फाइल को स्टोर करने के लिए डिस्क पर सेक्शन बनाना। फाइल को स्टोर करने के लिए डिस्क पर सेक्शन बनाना। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्वयं कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है। स्वयं कमांड लाइन में एग्जीक्यूट हो जाती है। तो क्या एग्जीक्यूट हो जाती है? स्वयं कमांड लाइन में ऑटो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ब्लर है दोस्त तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऑटो एक्सेक डॉट बैट जो होती है वो स्वयं कमांड लाइन में एकीकृत हो जाती है। तो फिर से बोल दे रहा हूँ, ऑटो एक्सेक डॉट बैट। अगला है एक्सेस टाइम क्या है। एक्सेस टाइम क्या है? तो एक्सेस टाइम की बात करें तो एक्सेस टाइम क्या है पूछा गया। तो निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश को पूरा करने का समय। निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश को पूरा करने तक के बीच के समय को हम लोग एक्सेस टाइम के रूप में जानते हैं। .com किस फाइल का एक्सटेंशन है। .com किस फाइल का एक्सटेंशन है। तो .com ध्यान रखिएगा ये कमांड फाइल का एक्सटेंशन है। किस फाइल का? कमांड फाइल का। एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को डैश डायरेक्टरी कहते हैं। एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को डैश डायरेक्टरी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये एक डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। क्या बोलेंगे? रूट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है। तो डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है। तो डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी कहलाती है। क्या कहलाएगी? सब डायरेक्टरी कहलाएगी। अगला आ जाए। प्रत्येक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी आवश्यक है। प्रत्येक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी आवश्यक है। तो रूट डायरेक्टरी आवश्यक है। क्या हो जाएगा? रूट डायरेक्टरी आवश्यक है। अगला है स्टोरेज डिवाइस पर स्थित मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है। तो स्टोरेज डिवाइस
पर स्थित मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? रूट डायरेक्टरी कहा जाएगा। दोस्तों अब जो है हमारा आज का सेशन खत्म होने के कगार पर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए पूरा कंप्यूटर का चैप्टर वाइज MCQ मैं कराने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर पसंद आ रहा हो तो ज़रूरी से लाइक भी करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आइए आगे देखते हैं। हैंड हेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न में से कौन करता है? हैंड हेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न में से कौन करता है? तो निम्न में से हैंड हेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग PDA के द्वारा की जाती है। अगला है गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो एंड्रॉयड है। क्या है? एंड्रॉयड है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।